नमस्कार। स्त्रीकाल यूट्यूब और फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को स्त्रीकाल के वेबसाइट www.strikal.com पर देख सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। आज फिर से हम लोक भाषा सीरीज, मातृभाषा सीरीज के तहत दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। पहले एपिसोड में हमने मगही कवियों से रूबरू हुए थे। अब ये जो दूसरा एपिसोड है वह मैथिली को समर्पित है। मैथिली में क्या रचा जा रहा है, और इस सीरीज का जो कंसर्न है, इस सीरीज की जो योजना बनी, वो इस आशय के साथ कि हिंदी के भीतर जो एक गौरव बोध है, एक जो श्रेष्ठता का बोध है, और हिंदी के इर्द गिर्द जो मातृभाषाएं हैं, जो हिंदी से थोड़ी अलग भी हैं और हिंदी से थोड़ी जुड़ी हुई भी हैं, उनको अब एक व्यापकता में समेटने की कोई न इच्छा हिंदी के भीतर दिखती है, न कोई मुहिम दिखता है। तमाम भाषाओं से अनुवाद होते हैं, लेकिन इन मातृभाषाओं में, लोक भाषाओं में क्या रचा जा रहा है, इन्हें भाषा भी कह सकते हैं। कई लोगों की आपत्तियां हो सकती हैं क्योंकि कंप्लीट भाषा है ये। तो लोक भाषा और मातृभाषा में क्या रचा जा रहा है, फिर भी मैं टर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे हम ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी, इन तमाम भाषाओं की कविताओं, कहानियों और आलोचना से आपको परिचित कराते रहेंगे। आज फिलहाल मैथिली की ये सीरीज है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि, आलोचक तारानंद योगी जी। हमारे स्त्रीकाल के दर्शक इनसे परिचित हैं। हमारे साथ हैं मुख्तार आलम, हमारे साथ हैं रघुनाथ मुखिया, और हमारे साथ हैं श्रीधरम। तो तीन कवि, मूलतः एक कथाकार श्रीधरम जी, लेकिन हम आज इनसे कहानी नहीं सुनेंगे, इनसे टिप्पणियां सुनेंगे जो यहाँ कविताएं पढ़ी जाएंगी। और इसके अलावा मैथिली साहित्य में क्या रचा जा रहा है, इस पर टिप्पणी लेंगे और तारानंद जी से भी टिप्पणी लेंगे। तो सबसे पहले हम कविताओं की शुरुआत करते हैं, और कविता के लिए एक नाम है जो सामने मुख्तार आलम दिख रहे हैं, और मुख्तार आलम से उसको ये नाम सुनते ही यदि उर्दू से जोड़ दिए जाने की परंपरा होगी तो हम आते हैं, सुनते हैं कि किस तरह से मुख्तार आलम मैथिली में, अपनी भाषा में, और इसके पहले तारानंद योगी जी ने भी एक काफी विस्तृत तरीके से बताया था कि कैसे मैथिली में जाति समूहों और धार्मिक समूहों से लोग लिख रहे हैं। तो खैर, आज हम पहली शुरुआत करते हैं मुख्तार आलम जी के से। मुख्तार साहब, कुछ देर में हमारी साथी मनोरमा भी जुड़ेंगे जी। मुख्तार साहब, आपकी कविता आप सुन पा रहे हैं? आप खुद को अनम्यूट करें। और उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैथिली में कविता, एक सेकंड, और हमने आपकी खड़ाऊ शुरुआत करा दी है। आप मतलब सैंडल शुरुआत, आपकी सैंडल पहनी थी अभी मैंने, अब उतार दे रहा हूँ और आपको मेरा ऐप में चश्मा मिसप्लेस हो गया था, इसको ढूंढने में मुझे 10 मिनट लग गए। बिल्कुल। तो अभी मुख्तार साहब पढ़ रहे हैं कविता जी। मुख्तार जी, आप कविताएं सुनाएं। ये कविता का शीर्षक है, मैथिली में कविता है, हमर परिचिति एतबे जे। ई धरती के उर्वर बनबा लेल, ई धरती के उर्वर बनबा लेल अहर्निश खटैत खटैत हम त्याग दैत छी प्राण। ई धरती के उर्वर बनबा लेल अहर्निश खटैत खटैत हम त्याग दैत छी प्राण। तैयो गरीबी, अशिक्षा आ बेरोजगारीक आगि में जड़ै छी सब दिन। तैयो गरीबी, अशिक्षा आ बेरोजगारीक आगि में जड़ै छी सब दिन। दू साँझक रोटीक लेल शहर आ गाम, चौक आ चौराहा पर चौमेदनी गैर बात सुनै छी हम। ताहू पर हमरा पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, तालिबानी, आतंकी आदि आदि शब्द किया सुनऽ पड़ैत अछि। बहुत खूब। यौ भाग्य विधाता स्वार्थ में आन्हर भऽ कऽ मरोड़ रहल छी बेर बेर।
हमर समर्पण आ योगदान ककरो से कम नहीं अछि एहि देश में। हमर समर्पण आ योगदान ककरो से कम नहीं अछि एहि देश में। हमर बुन्न बुन्न सोनित सँ सानल अछि हमर देशक माटि। हमर बुन्न बुन्न सोनित सँ सानल अछि हमर देशक माटि। हे यौ समांग अहाँ जखन कहैत छी, हे यौ समांग अहाँ जखन कहैत छी आक्रांता आतंकी, तखन भीतर भीतर खौंती देबऽ लगैत अछि हमर देह। जाइत जाइत धर्म धर्म कर खेल भऽ गेल बहुत बेसी। जाइत जाइत धर्म धर्म कर खेल भऽ गेल बहुत बेसी। हमरा तोड़बाक नहि करू प्रयास, हमरा तोड़बाक नहीं करू प्रयास। हमरा घराड़ी में बैसल अछि पीर बड़े पीर बुढ़िया बाड़ी। ब्रह्म बाबा के मंदिर, मटेश्वर धाम, सिंहेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, कत्यायनी थान, मखदुम चक्कंदहा, मत्स्यगंधा। हम अहाँ से फराक कथिक, हम अहाँ से फराक कथिक। हमर परिचिति एतबे जे हम मैथिल मुसलमान भारतीय छी, अहीं सन एकदम खाँटी, अहीं सन एकदम खाँटी। जी बहुत सुंदर। हमने हमरा बस आपका- एक बात खल गेल के कि कोई महिला आवाज नहीं छे ई पैनल में। हाँ, नहीं, लेकिन एक कमी पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग आगे। कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैथिली भी बोलने का। तो आगे हमू एक एक केवल महिलाओं दो का। वाक्य बाज लेबै। जी जी, और हम लोगों ने मनोरमा जी प्रयास तो किया ही था, लेकिन जोड़ नहीं पाए इस बार, तो अगली बार जी। मनोरमा जी वो थोड़ा सा वो वैक्यूम है। अगला बेर कहलखिन है संजीव जी जे 3-4 स्त्री के एक संगे रखथिन। जी। और मुख्तार साहब, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की। हमने जो इंट्रो में बात कही, एक अलग पहचान की भाषा से ही, नाम से ही, नाम यदि थोड़ा सा उर्दू टच लिए हुए हो तो जो अपेक्षा हो जाती है, उस अपेक्षा और उसकी ओर जिक्र किया था। और आपने एक अच्छी कविता, पहली कविता चुनी जी। और आप आगे सुनाएं। मुख्तार जी कविता के अंतिम पंक्ति कनी दोहरा देबै और दोसर कविता फिर सुनबी वहां। जी, अनम्यूट कर लें खुद को। मनोरमा अब आप पढ़वाइए, मैं भी हूँ साथ में। बिल्कुल। तो अभी श्रीधरम जी पढ़ेंगे। नहीं, अभी मुख्तार साहब पढ़ रहे हैं 3-4 कविता। मुख्तार साहब भी पढ़ रहे हैं। श्रीधरम जी नहीं पढ़ने वाले हैं। श्रीधरम जी टिप्पणी करेंगे, तारानंद जी पढ़ेंगे और रघुनाथ जी पढ़ेंगे जी। कविता के अंतिम पंक्ति फेर से पढ़ रहल छी। हम अहाँ से फराक कथिक, हमर परिचिति एतबे जे हम मैथिल मुसलमान भारतीय छी, अहीं सन एकदम खाँटी। वाह, अहीं सन एकदम खाँटी। बहुत सुंदर। दोसर कविता के शीर्षक अछि नीनो में अखुआय छै बिया। नीनो में अखुआय छै बिया। चलू ई नीक भेल जे हमरा अयला से अहाँ जाग गेलिए। चलू ई नीक भेल जे हमरा अयला से अहाँ जाग गेलिए। ओना नीनो में अखुआय जाय छै बिया, ओना नीनो में अखुआ जाय छै बिया, आ बढ़ जाइत अछि आंगूर भरि गाछ। धरती से रस आ स्वाद लऽ लैत अछि फल। महमह फूल गमकै छै, आब तऽ बसात बहि गेल अछि। आब तऽ बसात बहि गेल अछि। अहाँके तऽ बुझले अछि ने, अहाँके तऽ बुझले अछि ने। गर्मीक बसात, जाड़क बसात, बपराहैर छोड़ेबामे कोनो कसरि नहि छोड़ैत छैक। जखन जागि गेलियै तऽ बढ़ू आगू आ करू किछु नव। जखन जागि गेलियै तऽ बढ़ू आगू करू किछु नव। हमरा तऽ सदिखन अबैत रहैत अछि हवामे, पानिमे, बसातमे, बिहारिमे, गीत नादमे, अहाँके भरममे सदिखन। हम तऽ सदिखन अबैत रहब हवामे, पानिमे, बसातमे, बिहारिमे, गीत नादमे, अहाँके भरममे सदिखन। वाह।
बहुत बढ़िया। और सुनबियो। और सुना दोसर मुक्ता। कविता के शीर्षक अछि ऐसा करते हैं, 3-3 कविता पहले सुन लेते हैं, फिर टिप्पणी हाँ, लेंगे, पहले दौर में। फिर 1-2 कविताएं और लेंगे सबसे जी। राउंड में। दोसर कविता के शीर्षक अछि अगिला कविता के कात भेल छी हम ई नहि सोचै छी जे दुनियाक आर मनुख फराक अछि हमरासँ। हम ई नहि सोचै छी जे कविताक शीर्षक अछि कात भेल छी हम ई नहि सोचैत छी जे दुनियाक आर मनुख फराक अछि हमरासँ। एके चाउर आ गहूँमसँ बनबैत अछि इडली डोसा बर्गर चाउमीन और किदन कहाँदन की सभक बोली आ भाषा फराक भेष आ भूषा फराक मुदा हवा आ पानि तऽ एके। सभक बोली आ भाषा फराक भेष आ भूषा फराक मुदा हवा आ पानि तऽ एके। भूख प्यास एके साँसक खर्राटासँ लऽ कऽ थपड़ीक आवाज धरि एके। रोजी रोजगार प्रेम घृणा दुख शोक समस्या एके समान दाहो दुश्मनी एके रंग। तैयो हम फराक छी कथीक लेल जाति धर्म आ देशमे। हमरा किए टोल आ गामोमे बुझै लागै छै फराक लोकसभ एही धरती परहक। हमरा किए टोल आ गामोमे बुझै लागै छै फराक लोकसभ एही धरती परहक। 3 कविता हो गई है। जी। हालांकि लग रहा है कि हम मुख्तार जी से और भी कविताएं सुने, लेकिन फिर दूसरे दौर में आते हैं और हम जी। लोग सुनेंगे फिर आपसे और भी कविताएं। मेरे ख्याल से अब हम लोग ताराचंद वियोगी जी से सुन लें। बिल्कुल। तारानंद। हाँ सॉरी, तारानंद, हाँ। तारानंद वियोगी, सॉरी सर। मैं संजीव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और मुख्तार ने आज के काव्य पाठ की शुरुआत की और मुसलमान से बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे। मतलब ऑनलाइन होने से पहले भी हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो मैथिली कविता का जो स्टैंड मुसलमान के बारे में रहा है आज की ताजा कविता की, वो जो स्टैंड रहा है उस पर मैं 3 कविताएं मुसलमानों को लेकर सुनाता हूं कि मुसलमान मैथिली कविता में कैसे आए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज इसकी जरूरत भी है। ये जो भी इस तरह की चीजें हैं जो हमारी जड़ों को एक बनाते हैं, या इस तरह ये बहुत जरूरी है कि इसके बारे में बात की जाए और जो साझा हमारा सब कुछ है। बहुत मौजूद सर जी। देखिए इस कविता, ये मेरी कविताओं की किताब है साखी, उसमें मेरी दलित कविताएं हैं। इसमें एक कविता का शीर्षक है अंठिया। अंठिया मतलब अचिन्हा, अनजान। तो मतलब है कि मुसलमान को हम अंठिया कहते हैं, वो हमारे नहीं है। अब मुश्किल ये है कि हमारे घर में जो 14 देवान की पूजा होती है, अब आपको आश्चर्य लगेगा कि उस पिंड में, जिस पिंड की हम लोग पूजा करते हैं, उस पिंड में जो वो 14 देवान हैं, 14 देव परिवार, उसमें एक मुसलमान भी है और वो हिंदू उसकी पूजा कर रहे हैं, हिंदुओं के घर में ये। तो आप ये देखें, खोजबीन करें मैथिल संस्कृति पर, खोजबीन करे मैथिल संस्कृति पर, हमरो सबके बुझैत बुझवा जोग सवांग। हमरो सबके बुझैत माने दलितों को भी आप मैथिल मान रहे हैं। खोजबीन करैत मैथिल संस्कृति पर, हमरो सबके बुझैत बुझवा जोग सवांग। जखन अहाँ आबिए गेल छी हमरा आंगन, तऽ आओ कनिए देखिए लिया हमर गोसाउनिक पीढ़ी। ऐ पीढ़ी में 14 देवान के वास छनि तात। हे तात, इस पीढ़ी में 14 देवानों का वास है। पुरखा लोकनि छला प्रतापी, जानि नहि कतेको नरक कुंड के पार करैत, धांगैत जुग जुगांत के कलहंत। आइ हमरा भेष में एहिठाम प्रकट छथि आ पूजै छथि 14 देवान। हम तऽ ओते जनितो छी कोन लोक लोकायत से पूजित छथि,
कतय कतय से आयल छथि ई 14 देवान। मुदा हमर तऽ यह नथिका तात जेना अहाँ के राम। मुदा हमर तऽ यह नथिका तात जेना अहाँ के राम। आप एहि बात पर सोचत हुए सोचनिहार जे अहूँ के कि सही में अहूँ के कि सही में राम आ कि नहीं राम। मुदा हमर तऽ यह नथिका। देखियो देखियो जे 14 देवान में एक छथिन मीरा साहब, ओ छथिन मुसलमान। नहीं पड़ैया हमरा घर में बैल, तैं अंगने में मुर्गा के बैल सेहो नहीं पड़ैया। मुदा सेवा धरि पबैत छथि नित्य रोज। हमर ई हाथ जखन निपैत रहैत अछि पीड़ी, की कहब तात, 12 बरन के ऊर्जा हमर काया में होइ छथि समाहित। चैन नहीं कोन कोन कसो ध क झुमै जाइ छथि गहील गोरैया। आ गत्र गत्र बनबै छथि शक्ति संपन्न। जय भले करै छी 10 के सेवा, पवित्र point। धर्मराज के सेवक छी तात, धर्मराज के सेवक छी तात, तऽ कोना कहबनि जे मीरा साहब अदना थिका आ अंठिया थिका मुसलमान। धर्मराज के सेवक छी, धर्मराज के सेवक छी तात, तऽ कोना कहबनि जे मीरा साहब अंठिया छिया आ कोना कहबनि जे मीरा साहब अदना थिका आ अंठिया थिका मुसलमान। अहाँ बड़का छियै, अहाँ का आचार्य आज्ञा दै छथि, अहाँ कहबनि तऽ कहियौन। हम कोना कहबनि 14 देवान के अंठिया। ये पहली कविता थी। जी दूसरी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। सर थोड़ा सा बस एक मतलब जिक्र वैसे जैसे भोजपुरी में भी ये शब्द है अंठियाना, तो अंठियाना का मतलब आप देख रहे होते हैं, लेकिन आप देख करके वो करते हैं कि मतलब आप नहीं देख रहे हैं। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, विशेषण है। अंठिया विशेषण अचिन्हा। मैं भोजपुरी की बात करती हूँ, वहां पे जैसे किसी को अंठिया के देखना का मतलब ये होता है कि आप देख रहे हैं और आप देख करके नहीं देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अंठियाना कहते हैं उसको, अंठियाना हाँ, कहते हैं। लेकिन उस अर्थ में नहीं, यहाँ मूलतः विशेषण के रूप में उसका बस प्रसंगवश जिक्र किया। प्रसंगवश। और भोजपुरी के लोग आपको सुन भी रहे हैं, न सिर्फ एंकरिंग कर रही हैं। संतोष जी सुन रहे हैं, संतोष पटेल लगातार आपको भोजपुरी में विवादन कर रहे हैं आप लोगों को। और इस सीरीज का उद्देश्य भी यही है कि तमाम लोग मातृभाषाओं और भाषाओं के लोग जी। आज दूसरी कविता जो मैं सुनाता हूँ, दूसरी कविता जो मैं सुना रहा हूँ जी, उसका शीर्षक है चावस बाबा चावस। मैंने साबास बाबा साबास जी। अय बात पर आ वहां हमरा अधर्मी बुझू आकि जे बुझू, मुदा ओहि दिनक ओ बात हमरा बहुत अधला लागल। गेल रही संजोग से ओहि परिसर ओहि दिन, काज छल कोनो नितांत तय बेगरते गेल रही। मुदा देखल ओहिठाम तऽ भारी मेला लागल अछि। की छै हो, तऽ आइ बाबा तेग अली के सालाना उर्स छियनि। बड़ बेस, अबिये जखन गेलहुं रजा देबै इलाका, तऽ एहन अवसर पर हुनको लग में कोना नहीं जेबनि। गेलियनि तते लोक के करमान छल जे की हम कही। ककरा कहे छै गर्विशान सेहो बड़ दिन बाद देखल। बड़ प्रताप छनि बाबा के से बुझबा में नहीं रहल भांगट। 150 नगरक लोक जखन लेत जुटानी, तऽ मेला तऽ ओहना भइए गेल। मुदा ओतय तऽ मेला वाला दर दुकान, ओतय तऽ मेला वाला रमन चमन, मेला वाला खरीद फरोख्त सब हाजिर। ओतय तऽ राम झूला के 3 दल सेहो झूमल। चद्दर पोसी तऽ हम की करतियन बाबा के, आकि अर्जी अरदास की करतियन। चद्दर पोसी तऽ हम की करतियन बाबा के, आकि अर्जी अरदास की करतियन। केलियन यह जे लग में जाके भेलियन ठार, कहलियन जे एते एते लोक में बचौने छियन पुलक, जगौने छियन आस भरोस, अकबाली छी अहाँ चावस बाबा चावस।
चद्दर पोसी तो हम की करतियन बाबा के, आकि अर्जी अरदास की करतियन केलियन यह जे लॉग में जाकर भेलियन ठार, कहलियन जे एते एते लोक में बचौने छियन पुलक, जगौने छियन आस भरोस, अकबाली छी यहाँ चावस बाबा चावस। उमंगो के असह्य कह दिया घड़ी दू घड़ी में, तय रब रवि के नाम होय छे मेला। उमंगो के असह्य कह दिया घड़ी दू घड़ी में, तय रब रवि के नाम होय छे मेला। मुदा आय रे बा भेल कहाँ मेला के अंत, बहरेलो जहिना गामक सीमान सा, कि चारू भर व्याप्त भोपा के झों झों। की छे हो त अष्टजाम छे, सब टोल सब गाम में अष्टजामे छे हो। हाँ, सब टोल सब गाम में अष्टजामे छे। एहि बात पर आब अहाँ हमरा अधर्मी बुझू आकि जे बुझू, अधला लागल बड़ी जोर जे एते कोन धरफड़ी, कियो काल्हि क लीतैथ कियो परसू, आइ त देख लीतैथ मेला। आइ त आबि कहते ते गली का अदा वर्ज मौलवी साहब, आखिर ओहो तो उपजा छला वही धरती के, ओहो तो पुरखा छला वही माटि के। खूब। और मैं अब अपनी तीसरी कविता सुनाता हूं। इस कविता का शीर्षक है अजान। अजान जो नमाज के पहले पढ़ा जाता है। अजान पढ़ रहल छथि मौलवी साहब, जना कोनो तिलस्मी बांसुरी बाजि रहल हुए, धैवत धुन में धोए पखारे सौंसे संसार के कोहराम के। अजान पढ़ रहल छथि मौलवी साहब, अजान पढ़ रहल छथि मौलवी साहब, जना कोनो तिलस्मी बांसुरी बाजि रहल हुए, धैवत धुन में धोए पखारे सौंसे संसारक कोहराम के। शब्द सँ बहराइत छथि अल्लाह, आ उठैत उठैत निशब्द धरि ठका देल जाय छथि। मूर्त सन करुणा एगो ओहि आलाप में गुथायल छै। बीच बीच में जखन लैत छथि विराम, मुखर सँ मुखरतर मौन, पाग भ जाइत अछि अंतरिक्ष में, आ अंतरिक्षक नीचा में ठार हम उबडुब करैत शाश्वत में। निरभ्र प्रतीक्षा आतुर, जे कखन मौलवी साहब अगला पद कहथिन। ए अनहुआ ठकान पर ठहरल छी संजोगात, की पता शेष 4 बेर का नमाज लेल अजान के दैत हेथिन। दरअसल होता क्या है कि अजान जो लोग पढ़ रहे होते हैं, कई लोगों के स्वर तो बड़े कर्कश होते हैं, लेकिन कुछ स्वर आपको ऐसे सुनाई पड़ेंगे जिसमें बहुत करुणा भरी होती है, और उसको आप सुनते हुए गहरे डूब जाएंगे। ऐसे ही आज एक अजान का स्वर सुनाई पड़ा है इस कविता वाचक को। ए अनभुआ ठकान पर ठहरल छी संजोगात, की पता से 4 बेर का नमाज लेल अजान के दैत हेथिन। ई बेचारे तो उदित होय छथि नित्य एही बेर रातुक आखिरी अजान काल में, आकि सब बेर यह होइत होइत हम ही नहीं सुन पाबैत होय कोहराम में, जे कि एहि दिन का सबसे बड़का सत्य बनल अछि। की पता जाइन ने ऐ बेचारे मौलवी साहब के की कह के पुकारे थे उनकर समाज। अब देखिए कि वो उसका स्वर केवल आपके कान में आ रहा है, आप इस एक अनजाने जगह पे टिके हुए हैं, उस जगह में लोगों से आपको कोई जान पहचान नहीं है, वहां आपको अजान की आवाज आपके कान से आई है और उस करुणा ने आपका ध्यान खींचा है। और फिर ये जिज्ञासा होती है कि पता नहीं इस मौलवी साहब के समाज के लोग इनके साथ कैसा सलूक करते होंगे, क्या कह के इनको पुकारते होंगे, कैसी इनकी स्थिति होगी वगैरह वगैरह। मन उसके बारे में आप चिंता करने लगते हैं, उसकी आवाज में ये असर है। जैन ने ऐ बेचारे मौलवी साहब के की कह के पुकारे देते उनकर समाज, मुअज्जिन हुजूर तो नहीं टा कही थे। नहीं जैन आर्थिक सखापात कौन तरह मददगार होइत हेथिन आकि नहीं होइत हेथिन।
कहीं नहीं असंतुष्ट त नहीं कदाच रहे था, जो रहे था असंतुष्ट तो मनुष्यता के लिए कते महा अनर्थ बात। बुद्ध के करुणा जय व्यक्ति के आवाज में प्रत्यक्ष ओकरा तो राजा हेबाक चाहिए, मुदा की पता 50टा प्रश्न उचरई है एक ओय आदमी के लेल जकरा कि हम कहियो देखनो नहीं छी, चिन्हे पर्यंत नहीं छी। बस एतबे में एतबे जो उम्हर वो पढ़े छे अजान आ एम्हर हम सुने छी उबडुब उन्मेष में, जा धरि खत्म नहीं भ जाइए अजान, कतहु दोसर दिस न जाय चित्त न कान। ओह क्यों हमरा मौलवी साहबक संग कहियो बैसबिते। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूब, और बहुत समसामयिक भी। बहुत सामयिक, बिल्कुल। अभी बहुत जरूरत है कि और एक खास नोट की जाने वाली बात है मनोरमा की, जब वियोगी जी ने ये नाम सुझाए आज बुलाने के लिए हम लोगों को मैथिली कविता के लिए, हाँ, तो मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि आज आमतौर पर इस भाषा को लेकर के एक समझ है, इस समझ पर हम लोगों ने पिछले एक एपिसोड में बात भी की थी, अरुण ने की थी, अरुण नारायण ने योगी जी से ही, कि ये ब्राह्मणों की भाषा रह गई है, ब्राह्मणों की भाषा है, ब्राह्मणवाद की भाषा है। कल जो नाम आया उससे हमने जो आज पैनल तय हुआ गैर ब्राह्मण समूहों से और जो रचा जा रहा है उसको आप देखिए जी। तो अभी हमारे साथ अभी सिर्फ वो रघुनाथ जी शायद डिस्कनेक्ट, और मुख्तार जी भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं वो तो है, अच्छा अभी आए थे फिर डिस्कनेक्ट नहीं, अभी पिछले जो पूरी तारानंद जी की कविताओं के समय वो नहीं थे। जी जी, तो एक काम करें हम लोग इन दोनों कवियों पे जो कविताएं पढ़ी गई उस पर श्रीधरन जी की टिप्पणी पहले ले लेते हैं, और इस बीच में ही यदि कवि जुड़ते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रामीण इलाके से हैं तो नेटवर्क का इशू रहेगा, तो बीच में श्रीधरन जी को रोककर फिर पहले उनकी कविता सुनेंगे। श्रीधरन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। संयोग ऐसा है कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से कुछ देर पहले मैं वियोगी जी की, मुख्तार जी अभी जुड़ गए हैं। हाँ ठीक है, तो मुख्तार जी को सुन चुके हम लोग, उन्हीं दोनों की कविताओं पे हम लोग बात कर रहे हैं जी। श्रीधरन जी। हाँ, वियोगी जी की अजान कविता ही मैं पढ़ रहा था। अच्छा। तो क्योंकि मुझे लगा कि ये समसामयिक है और जिस तरह से आज शुरुआत हुई है उसमें आप ये तो समझ गए होंगे कि मैथिली कविता में एक पूरा का पूरा जो वर्ग है, प्रतिरोध है और एक परंपरा, एक जो सतत परंपरा से एक अलग नई परंपरा भी कायम हो चुकी है। वियोगी जी ने पहली कविता जो पढ़ी थी कि कैसे एक हिंदू के घर में एक मुस्लिम देवता है, और वो बड़ा मुझे लगता है कि उस कविता का समाज शास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए, और किसी ने किया या नहीं किया इस विषय को लेकर के कि कैसे हिंदू के घरों में मुसलमान के देवता आए, और मुसलमानों के यहाँ छठ वगैरह की तो आप देखते ही हैं। मेरे घर में भी काली शीतला के साथ बाला पीर है, आपको बताऊं तो बाला पीर की पूजा होती है। तो ये मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि कैसे, सवाल है कि जब इतनी दुश्मनी दोनों समुदायों के बीच रही और कहा यह जाता है कि तलवार के बल पर ये किया गया वो किया गया सारी चीजें, तो कम से कम एक दूसरे देवताओं का जो ये आदान प्रदान है, स्वीकृति है, ये तो बिना समन्वय बिना प्रेम भाव के संभव ही नहीं है। ये कैसे संभव हो गया? तो ये खास करके ये समाज शास्त्रियों के लिए जो है ये शोध का विषय हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब विद्यापति पर आप बात करेंगे तो विद्यापति का वही समय है जब मिथिला में सूफिज्म का आगमन हो गया था, और विद्यापति के राधा कृष्ण में सूफिज्म कितना है इस पर भी रिसर्च होना चाहिए, लेकिन इस पर अलग ढंग से कोई बात हो नहीं रही है। आपने जो आज पैनल चुना, ये पैनल इस मामले में आपने बिल्कुल
एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक पूरे उस तेवर को दिखाया है। देखिए, मैथिली कविता में आधुनिक काल में एक टर्न आता है, यात्री नागार्जुन का जो संकलन है चित्रा, वहां से एक टर्न आता है, नयापन आता है, सब कुछ बदल जाता है। दूसरा स्वर्गंधा से आता है, मतलब 1949 और 1958। मैं मानता हूं कि तीसरा जो परिवर्तन आया है वो 21वीं शताब्दी के आरंभ 2000 ईस्वी के आसपास से। वैसे तारानंद वियोगी 80 के दशक से लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं और अपने स्वर को स्थापित करने का प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन इस 21वीं सदी की शुरुआत आते आते उनके साथ एक पूरी परंपरा निकल पड़ती है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2000 ईस्वी के आसपास बावन का गांव उनकी कविता प्रकाशित हुई थी अंतिका में, पहले मैथिली में और फिर हिंदी में उसका हम लोगों ने अनुवाद किया था, जो युद्धरत आम आदमी में छपी थी। उस कविता के लिए कितनी गालियां मिली। मैं कहता हूं कि अगर कोई जो है चतुर चालाक कवि होता तो उन सबको रिकॉर्ड करके अपने को महान साबित करने के लिए पूरी किताब छपवा लेता। फेसबुक पर उसके बाद कितनी मुहिम चलाई गई, वो सब जाकर के देखिए। इसके बावजूद लेकिन श्रीधरम जी, वो कविता भी पढ़ी जाए, दोबारा पढ़ी जाए और उसका अनुवाद जरूरत पड़ी तो पढ़ा जाए। बिल्कुल। मैं उस कविता को, जैसे मैंने दो का नाम लिया, यात्री नागार्जुन और राजकमल की कुछ कविताएं, तो मैं आज चाहूंगा भी कि बाद में कुछ कविता, उस कविता को के कुछ अंशों का जरूर वियोगी जी के मुंह से हम लोग पाठ सुने, क्योंकि वो कविता बहुत कुछ कहती नहीं है, बहुत कुछ बदलती भी है और अपने आने वाली पीढ़ी को इतना हौसला देती है कि वो भी आकर के चुनौती भी दे सके और सारी चीजों को रख भी सके। तो उस कविता की बात मैं कर रहा था। उसके बाद पूरा का पूरा जो है बहुत कुछ बदला। पहले गाली मिली, सब कुछ हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी आया जो स्वीकार के मुद्रा में भी आया। लेकिन इसके बावजूद तारानंद वियोगी की कविता में जो बुद्ध की करुणा, जो अजान में भी बुद्ध की करुणा देखते हैं, आप देखेंगे कि वो कभी माने कास्ट लाइन पर नहीं गए हैं। मतलब एक होता है कि प्रतिक्रिया में पूरा का पूरा जो है निचले स्तर पर चले जाना, वो वियोगी जी कभी नहीं गए। और पूरे जो बुद्ध की परंपरा है, अंबेडकर की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अंततः जो एक संप्रदाय विहीन, वर्ण विहीन जो समाज की स्थापना का जो लक्ष्य है, उसी आधार पर वो कविता उनकी आगे बढ़ती है। लेकिन उनकी कविता का जो जनजीवन से जुड़ाव है, जो अपनापन है, जो वो प्रतीकों, जिन प्रतीकों को वो चुनते हैं, ये मैथिली कविता में भले ही नागार्जुन की परंपरा में वो आते हों, राजकमल से भी बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ तारानंद वियोगी से ही शुरू होता है। कभी इस पर मौका मिलेगा तो विस्तार से इस पर लिखने की जरूरत। बिल्कुल। आज मैं वियोगी की इसीलिए बात की कि मुख्तार आलम का जो ये स्वर है, ये वही वियोगी जी के स्वर का एक तरह से विस्तार है। इसको आप समझिए। मुख्तार ने अभी दो कविता जो पढ़ी है, मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कि चूंकि जो मैथिली के मैथिली के जो आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो उनके लिए, ताकि शिकायत न हो कि हम कुछ नहीं समझ पाए, तो आप कहेंगे तो मैं मैथिली में भी कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित बाजियां, ठीक बोला मैंने, बोली तो ठीक। बिल्कुल। हम अच्छे से तो मुख्तार जी के जो कविता हम सब सुनलिए, अहाँ देखलिए जब कतेक अपनापन छे। मतलब एकटा जो भारत देश के जो माँ के जो छवि बनले 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान, वो एखुनको समाज, जो मुस्लिम समाज छे, ओकरा में ओतबी वो जुड़ल छे। एकर बावजूद वो टीस, एकर बावजूद वो तालिबानी ओकरा कहल जाइ छे, ओहो ओतबी प्रेम करे छे, ओकरो एहि देश में एतबी योगदान छे। एकटा बात जो वो कहे छथिन अपन कविता में, जे हम मैथिल मुसलमान भारतीय छी,
अहीं सब जकाँ एकदम खाँटी खाँटी हिंदियो में शब्द चलै छै, एकदम विशुद्ध। एकर बावजूद जे छै से हमरा किया तालिबान कहल जाइ छै, हमरा पर किया शक कयल जाइ छै, किया आतंकवादी कहल जाइ छै, ई प्रश्न भले ही सुनै में बहुत आसान लगै छै, लेकिन एहि प्रश्न के भीतर जे हाहाकार छै ओ हम या कोनो गैर मुसलमान पाठक तखने बुझि सकै छै जहन ओ ओहि भीतर जाके सोचते। मतलब कहे के मतलब ई छै जे जकरा पर ई हमरा काल्हि सीधा केओ कहि दिए जे तू आतंकवादी छै, तू देशद्रोही छै, तऽ ओकर पीड़ा कतेक की हेतै। तऽ ताहि दुआरे ई कविता के जे छै से व्याख्या जे छै से अहाँ सिर्फ शब्द में नहीं कऽ सकै छियै, ई ओहि पीड़ा के जे छै से अथी छै। और वर्तमान समय में जाहि तरह से पूरा के पूरा माहौल बना के राख देल गेले हैं एकटा इस्लामोफोबिया के माहौल में, ओहन माहौल में जे हमर कवि छथिन मुख्तार जी, और एकदम नव पीढ़ी के टटका पीढ़ी के कविता, एकटा कविता में वो कहे छथिन, कहलखिन एखने जे हमर खर्राटा सेहो एके रंग छै, हंसी से लऽ के खर्राटा तक हाँ देखने में, हाँ जी, वो कहे छथिन जे हमहूँ भात खाइ छी, और जे सांभर डोसा जे बनै छै ओहो में भात चाउर वएह छै। तऽ हमरा बहुत आशान्वित भेलहुँ हैं मुख्तार जी के कविता सुनि के, जे एतेक मतलब मिट्टी के खुशबू, मिट्टी के गंध संगे। अच्छा, अहाँ मुख्तार जी के कविता में अहाँ देखने हेबै एकटा चीज जे कोनो नारेबाजी नहीं छै। मुख्तार आलम जे छै से कोनो पार्टी के मेंबर नहीं छथिन, जे अहाँ लगत जे अहाँके जे पार्टी के लाइन पर कविता लिख रहल छथिन। ई शुद्ध देसी जे छै से सुच्चा खाँटी ओहि गांव जवार के आदमी जै पर तारानंद वियोगी के पहिल कविता छलनि हैं, जतऽ बाला पीर और काली दुर्गा एके संगे माटि बनि के रहि रहल छथिन, पूजित भऽ रहल छथिन। ओहि समाज के जे छै जकरा लेल धर्म, कार्ल मार्क्स कहलकै जे धर्म अफीम होइ छै, लेकिन कार्ल मार्क्स इहो कहलखिन जे सामान्य जनता के लेल धर्म सबसे पैघ ताकतो होइ छै, सबसे बड़ा आश्रय सेहो होइ छै। तऽ ओहि समाज के जे छै जे हजारों साल से जे छै से अहाँके सह अस्तित्व अपनेलकै, ओहि समाज से निकलल ई कवि के कविता, शुद्ध खाँटी कविता जे छै से हमरा सबके ई चेतबै छै जे अगर हम जे रास्ता पर चलि रहल छियै तऽ ओ रास्ता कतऽ जेतै। तऽ ई जे छै से हाँ ई जे छै से सोचै के बात छै। हम चाहब जे वियोगी जी सेहो एहि पर जे छै से किछु टिप्पणी करथिन। वियोगी जी से टिप्पणी और लेते हैं कुछ और कविताएं सुनने के बाद। मुख्तार साहब भी जुड़े हुए हैं ऑडियो से, और मुखिया जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क का इशू है। मनोरमा, एक बड़ी अच्छी बात हुई, और वो ये कि एक आज का मंच बहुत ही समसामयिक बन गया, समसामयिक मुद्दे पे कविताएं पढ़ी जा रही हैं और उस पर बात हो रही है, चीजें चिन्हित की जा रही हैं। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि आज सबसे ज्यादा जो इस्लामोफोबिया का मामला है, आप देखिए कि मुसलमान करे तो क्या करे। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये जरूर है कि हमारा स्टैंड ये है कि धार्मिक मसलों से ज़्यादा जरूरी मुद्दे और भी होते हैं, और ये जो हालांकि वो उकसावा था और उकसावे की लगातार प्रक्रिया होती जा रही है, यह वह नहीं था जो इंटरनल डायलॉग होता है धर्म में और धार्मिक रूढ़िवादिता से आगे बढ़ने को लेकर के। यह एक तरह से आक्रमण था, और उसका रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन है वो प्रोटेस्ट में है, और प्रोटेस्ट मवाद तो कहीं से भी फटेगा, वो कैंसर के रूप में भी फटता है। तो प्रोटेस्ट में है, और प्रोटेस्ट में कहीं कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं, पता नहीं कौन सी, वो शब्द ही उसकी होती है हिंसा, और उसके बाद हिंसा में हुई पत्थरबाजी। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कौन सी हिंसा है जिसमें पत्थरबाजी हुई। आप हिंसा का बिंब बनाते हैं और कहते हैं हिंसा में हुई पत्थरबाजी, और एनडीटीवी भी करता है, ये मैं बार बार नोट करा रहा हूँ। बिल्कुल तो हम लोग रवीश का सुनते हैं, ये रवीश की जिम्मेवारी बनती है कि वो एनडीटीवी को ठीक करें। तो ये जो एक प्रोटेस्ट होता है, कहीं कहीं प्रोटेस्ट में छोटी मोटी चीजें, युवा बच्चे, यंग किशोर युवा तमाम लोग आते हैं, कहीं कहीं सहारनपुर से उकसावे की खबर भी आ रही है। खुद राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे वाले भीड़ में शामिल हो जाते हैं और उकसाते हैं और दंगे होते हैं। तो
कि इसको प्रोटेस्ट के रूप में चिन्हित न करना, ये तो जो दक्षिणपंथी जमात है उसकी मजबूरी है, या उसकी अभ्यस्तता है, उसकी आदत है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसकी पॉलिटिक्स है। लेकिन लिबरल भी इसके खिलाफ बोलते हैं, लिबरल भी सवाल करने लगते हैं जब जब मुसलमान प्रोटेस्ट के लिए खड़ा। तो ये कंप्लीट इस्लामोफोबिया का एक फॉर्म बनता है। बिल्कुल। एक चीज और आपने देखा होगा संजीव जी कि जो लिबरल जो धर्म के व्याख्याकार रहे हैं वो भी इस समय हाशिए पर हैं। आप मुरारी बापू को कहीं नहीं देखेंगे। हाँ, जिन्होंने सही मायने में चीज़ों को पढ़ा है, समझा है। तो राही मासूम रजा ने कहा था कि जो ताजिया है वो जब हिंदू से मुसलमान में कन्वर्जन हुए तो यहाँ के लोगों ने अपने को साकार की पूजा करने के लिए उन्होंने ताजिया का वो रूप दिया। अब जो ताजिया का भारत में रूप है वो आपको अरब में वो रूप नहीं है। और उन्होंने महाभारत लिखा, जिस महाभारत को लेकर के और दोनों स्वर अपने, योगी जी का जो स्वर है वो किस तरह से समेकित संस्कृति बनी है उस पर वो कविता का स्वर है, और दूसरा जो मुख्तार आलम का स्वर है वो जो आपने उनकी, तो हम लोग सुनना चाहेंगे योगी जी से जो जिस कविता को आप रेफर कर रहे हैं, तो उस कविता को सुनना चाहेंगे और फिर मुख्तार साहब से सुनेंगे। यदि मुखिया जी जुड़ जाते हैं तो उनसे भी सुनेंगे। जी योगी सर, आप अनम्यूट कर लें। आपने लिखा भी है मनोरमा कुछ इस पर पोस्ट, तो ये मैं स्थिति कौन सी कविता सुनाऊं? जी नहीं, आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। श्रीधरम जी ने जो जो बावनक गाम ओकर किछ पंक्ति हम सब सुनना चाहे छियै, कियाकि ओइ कविता के सेहो लगभग 2 दशक से ज्यादा भ रहल छै। आप हाँ, 2 दशक से बेसी। हाँ, यहाँ पर जो ये कविताएं पढ़ी जा रही, ये अभी इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कॉमन वो थ्रेड जो ढूंढ रहे हैं वो ये है कि मतलब सब कुछ हमारा एक जैसा है, सिवाय इसके कि आप ईश्वर को पूज रहे हैं, आप अल्लाह को पूज रहे हैं। वही भाषा है, वही खान पान है, वही संस्कृति है, वही मिथिला है, वही मैथिल है। ये चीज जो है ये यहाँ पर आप जैसे कवि पढ़ रहे, इसका ज्यादा महत्व है अभी के समय में। बिल्कुल। और अभी आप अब दूसरे स्वर की कविता सुनने जा रही हैं, वो दलित असरसन की कविता है। जी, कविता का शीर्षक है बावनक गाम। और कविता शुरू होने से पहले एक पंक्ति की इसमें टिप्पणी लिखी गई है कि दिसंबर 1999 अर्थात पधाय रहल अछि गर्दम गोल मचौने 21वीं शताब्दी आ कानैया बावनक गाम। पधार रही है गर्दम गोल मचाती हुई 21वीं शताब्दी और रो रहा है बावनों का गांव। दरअसल इसमें बहुत सारी स्मृतियां हैं उस जमाने की कि आप आज जो इस 20 साल के बीच में जो लोग पैदा हुए वो समझ भी नहीं सकेंगे कि 21वीं शताब्दी जो आई थी, माने 2000 ईस्वी का जो 1 जनवरी का दिन जो आया था वो ऐसे ही नहीं आ गया था जैसे कोई भी साल का वो नया दिन होता है। पूरे दुनिया इसके लिए 20 साल पहले से मतलब अस्त व्यस्त बनी हुई थी। और अभी जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो सेठों साहूकारों के जेबी की शोभा बने हुए हैं, जेब की शोभा, तो इसकी शुरुआत बहुत कायदे से वो उन दिनों हुई थी। तो खैर, बावनक गांव, बलात्कृत माता जगह कानैया बावनक गांव। बेदम अपस्यात बेसहारा स्त्री जकर संतानक हत्या क देलकै बलात्कारी, जकर पति के ल गेलै पकड़ के अपराधी, जकर जीवित रहबा कोनो तर्क नहीं रह गेलै ओकर अपने अवधारणा में, मुदा आफन तोड़ गर्द निशान कानैया बलात्कृत स्त्री। ई स्त्री थिक आकि निज यह थिक बावनक गाम, शास्त्रीय सांस्कृतिक जननी। ओकर आक्रोश से फाइट रहे आर्यावर्तक छाती। दिला गलन महाराज मनुक चैन निंद,
वशिष्ठ वादरायन के नोर झरे तावर तो, कार्तिक अगहन में उबडुब करे ये कोसी कमला। एठाम से भंडार कोन में सुनियो, काने ये बावनक गाम आ उत्तर दिश से रोदना पसारने छे एकटा रोगग्रस्त कुकुर। केहन भयानक दृश्य छे। चौकीदार ठकठका रहल अछि पक्की सड़क पर अपन लाठी, आ काने ये बावनक गाम। काने ये बावनक गाम तो स्पष्ट बुझबाक चाही जे कानैत रहे नहीं चाहिए। कानब कानबा के कारण के नष्ट हेबा के अभीप्सा थी। कानब कानबा के कारण के नष्ट हेबा के अभीप्सा थी। कानब थिक निवेदन कारण सबके खात्मा की। उठू उठू नगर के लोग, उठू गोड़थारी में सुतल देवता, ऐठार पर फेकल ब्रह्म उठू, शौच स्थान में गोड़ल काली उठू। शिव बहराव कने भांग के आटी सब, धर्मराज पसी खाना माइट तर से बहराव। जेहन करे गेलो हम सब तेहन खाए गेलो खत्ता। अहाँ लोकनि तो देवता छी, दे जाओ माफी, करे जाओ रचिया, दुहाय ज्वालामुखी के, सहाय सातो बहन शीतला। कानब थिक अभिव्यक्ति भीतर उठल उद्रेक के। कानब थिक अभिव्यक्ति भीतर उठल उद्रेक के। शब्द ने शब्दातीत में था हुए नाद के कवि। व्याकरण नहीं छे एक उद्रेक के जे अहाँ रचे लागब साहित्य। साहित्य से बाहर घटित एक साहित्यिक घटना थी कानब। सुनू कभी भिनती, कभी उद्रेक सुनू। थोड़े कालक लेल मान लिया गाम का बेचिरागी, आ एकर चौहद्दी से बहरायत आक्रोश के सुनू कभी शब्दातीत में। जार बेजार कान ये बावनक गाम नहीं। दृष्ट भेल सब थर भत्तर, शिथिल भेल नेत्र ज्योति, बहिर भेल दू कान, संवेदनहीन भेल त्वचा शरीर के। जबदा भेल मौन, थकित भेल तन, भुजबल अपंग भेल। 5000 वर्ष में तते तते होइत गेले मिथ्या महात्म्य, जे विदा लेलक जीवन के स्पंदन, विदा लेलक जीवंत उत्साह, विदा लेलक विस्मय, तो बुझू विदा लेलक जीवन धारण के महत्व। क्या जीवे ये बावनक गाम एखनो हमरा कहू कभी। रार के गाम, चमार के गाम से जीवे है जो ओकरा भोगवा के छे थोड़े दिन उत्साह, भगवा मुतवा के छे थोड़े दिन महाराज मनु के समाधि पर। अपन धिया पुता के बीतल युग के लोक कथा सब सुनेबाक छे, मना लेबाक छे थोड़े दिन मुक्ति पर। थोड़बे दिनक ठीक ओना समुच्चा के समुच्चा इहो खिस्सा कारण संग संग जियब सिखलक जने ई सब, तो मारल तो जेबे करे जात संग संग। से खैर दोसर गप। रार के गाम, चमार के गाम जो जीवे है तो माने छी जे थोड़े पलखैत लेवा के लेल बहाना छे ओकरा लग पुरजोर। मुदा बावनक गाम किया जीवे है आइयो एखनो। हंसै लेल जीवे है रारक गाम, चमारक गाम, मुदा काने लेल किया जीवे है बावनक गाम। या होय कभी, या होय 5000 वर्ष के सदाबहार रणनीति के या फल होय, या अंत होय महाराज मनु के। लोक में ने लोक के आभा मंडल में था हुए रोदन के कवि। धुइया से करू आग के निष्पत्ति, ऋषि बनू कवि ऋषि। समय के चीर के देखू भविष्य के सर्वनाश, समय के चीर के देखू भविष्य के सर्वनाश। ई घटाटोप रोदन जे सुने छी अहोरात्र, मौन राखब। काने नहीं जाय छे बाभन लोकन, काने या बाभन के गाम। बाभन क्या कामता, काने तो हुनकर दुश्मन। ओ छे अफसर, ओ छे व्यापारी, ओ छे प्राइवेट तो ओ छे सरकारी, किसान छे ओ तो महाजनो वह छे। बाभन क्या कामता। कने को कम छे बाभन जात में फैशन के साचार, कने को कम छे बिक्री अंग्रेजी दारू के, कने को कम छे माफिया, कने को कम छे सर्वनष्ट नेता। कंबल फेंक के घी पिनिहार,
तकरा से कम ओ किया कामता ओ लोग तो हंसै जाय छथि जे बनल कहुना फेर अपन पार्टी के सरकार, जेल नहीं जा पड़लनि मिश्र जी के, कादो कादो भेला भरल भादो में लालू जादो, हुनका लग तऽ नित्य रोज बनैत रहे छनि बहाना नव नव, नित्य रोज भने घटल जाइत हो जीवन के अवसर आ संभावना, नित्य रोज भने घटल जाइत हो जीवन के अवसर आ संभावना। मुदा ओ किया कामता कानैत अछि बाभन के गाम, सबटा हरहर खटखट के जुमा के फेंकैत भाजैत अपन चतुराई के खिस्सा, दुनिया के दुनिया दिस बिड़िया के आपस घुरबैत अपन लोकनि जखन घुरे जाय छै अपन अपन गाम, अपन कपड़ा लत्ता के संग संग अपन मुखौटा, अपन रंग, अपन बाना, अपन धर्म कर्म मर्म, अपन विज्ञान बुद्धि, अपन प्रगतिशीलता सब कथु उतार ले जाय छै देह पर से अपन कपड़ा जकाँ, आ तखन प्रकटस्थ होइ छै। कते काल ऑफिसक वर्दी में बसता गाम, कते काल ऑफिसक वर्दी में बसता गाम, कते काल बनल रहता विनम्र पुरोहित, पुरोहित माने जे पूरे नगर के कल्याण चाहे वो भेले पुरोहित, कते काल बनल रहता विनम्र पुरोहित, कते काल विज्ञानी पंडित, पंडित माने पंडा बुद्धि हुए जकरा में, अब पंडा बुद्धि कहे छै जे सद और असद के विवेचनी बुद्धि जिनका हुए तो वो भेला पंडित। कते काल ऑफिसक वर्दी में बसता गाम, कते काल बनल रहता विनम्र पुरोहित, कते काल विज्ञानी पंडित, कते काल जनहित लेल हपैस हपैस क भाषण सोचता, उतार ले जाय छथि अपन अपन लवादा आ तखन सहज होइ छथि। एतय एहि चौहद्दी में एहि वायुमंडल में आबि कऽ ई घटना घटैया नित्य दिन नित्य काल। अब देखियो जे एही गाम के चौहद्दी में रहे छै ओकर स्त्री, ओकर संतान एही वायुमंडल में भऽ रहलैया पकठोस, एही चौहद्दी में रन्हाय छै ओकर भात, ओकर वीर्य एही चौहद्दी में बनै छै, एतै पोसाय छै ओकर भ्रूण। सुच्चा नग्न ब्रह्मवाद के आरामदेह वस्त्र में सुस्तैत सहज प्रकृतस्थ बाभन के नवका पीढ़ी एही गाम के बाट दऽ कऽ 21वीं शताब्दी में ढुकि रहलै, एही गाम के बाट दऽ कऽ 21वीं शताब्दी में ढुकि रहलै। कानैया बाभन के गाम, बाभन के मोन में जे बसल छै दुनिया, आदर्श धर्म राज्य ओकर संस्कार के, ओहि आदर्श दुनिया में जीवैया बाभन के गाम। प्रवेश करे तो दुनिया में कपैत अछि संवेदना, लोकतंत्र ओकर आंखि में काँची छियै, मुँह पोछबाक काज अबै छै ओकरा लेल संविधानक पन्ना। ओहि दुनिया में बाकी सबके पैर तर रखबा के चलन छै, रार चमार नहीं पसंद करे पैर तर रहब तऽ से ओकर प्रताप। मुदा बाभन एहि पर आक्रोश फाटि सकै तहू से गेला, एहन घोर कलजुग देख कऽ ओ बताहो नहीं होइत। बाभन की एहू से गेला जे एहन नीति देख कऽ गैर सराप सकैत आधुनिकता के लोकतंत्र के, बाभन की एहू से गेला। पूजा तो करेबे करथिन से हिनके सबके यादव जी पासवान जी, तखन किया न मानथिन हिनका भूषण अपना कांतिक सूत्र। आखिर इहो तो सनातन कर्मकांड के व्यवस्था छियै, नहीं मानथुन तो से हुनका सबके प्रताप। मुदा बाभन की एहू से गेला जे समाजवाद के दिस कोन कऽ कऽ छोड़त पाद, आ विज्ञान के राजनीति के ऋषि मुनि झाट बताबत। बाभन की एहू से गेला। आ रहले ये जीवन के संगे माफियावादी, आ रहले ये जीवन के संग माफियावादी, एक बलात्कृत माता चेतना बेदम अपस्यात बेसहारा कांड रहल अछि। दिया जकाँ छीटल चौदिस निस्पंद निश्चेत ब्राह्मण शिशु, सहज प्रकृतस्थ अपन पिता से पढ़ैत जीवनक बाट पधारि रहल अछि धरदम गोल मचौने 21वीं शताब्दी। कानैया बाभनक गाम पधारि रहल अछि धरदम गोल मचौने 21वीं शताब्दी।
कानई है बाप नद्दा। शानदार, क्या बात है, शानदार। उतनी ही सुंदर प्रस्तुति। एक अनुभव आपको सुनना अभी, खास तौर पे इस कविता के साथ, मतलब हम लोग मेस्मराइज्ड हो गए, जिसको अंग्रेजी में अगर कहें तो हम, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। फैजान यदि संभव हो तो आप इनको जोड़ लें, आलम साहब को, मुख्तार साहब को। कविता का जो रचना प्रक्रिया संजीव जी, रचना प्रक्रिया छे और जे भावोद्रेक छे, दोनों एहि तरह से गूंथल छे जे एहन अहाँके किछुए कविता में, अंधेरे में एहि तरह किछु कविता में अहाँके भेटत। श्रीधरम जी, हाँ श्रीधरम जी, जैसे कुछ और दर्शक भी हैं जो मैथिल मतलब सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत है, तो वो संक्षेप में भावार्थ हिंदी में भी थोड़ा जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप इसमें एक नोट डाल दें गौरीनाथ जी का। वो कह रहे हैं कि जब अंतिका में ये कविता 2000 में छपी थी तो ढेर सारे मैथिल बुद्धिजीवी पैजामे से बाहर आ गए थे। कवि के साथ संपादक को भी गालियां और तारीफ बराबर मिलती रही थी। यादगार, बधाई योगी जी। और ये पूरा श्रीधरम जी, एक सेकंड में अपनी थोड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद आप यदि कुछ नहीं कह रहे तो आस्वाद में चले गए। आस्वाद की कविता ये है नहीं, कला का मसला है नहीं, तो कुछ कहने दीजिए। तो मुझे यही लगता है कि ये कविता पूरी तरह से एक सभ्यता विमर्श है, और खास करके जो मैथिल समाज को समझता है, मैथिल समाज के शास्त्रार्थ को समझता है, मैथिल समाज के जो हेजेमनी है, ब्राह्मणिक हेजेमनी है, उसको समझता है, तो उसके साथ जो ये काउंटर कर रही कविता है, वो ये इसकी ताकत है। अब मैथिल समाज थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, समझने वाला जी, थोड़ा सा और विस्तार करते, सिर्फ मैथिल ही नहीं, मतलब जो तमाम और भी ब्राह्मणवाद संपूर्णता में, और मैथिल समाज का अपना जो खासकर भाषा पे, वहाँ की संस्कृति पे जो, और एक जो धारणा भी है कि मैथिल का मतलब ही होता है ब्राह्मणों का, और तो उस लिहाज से भी उसको काउंटर करता है, उससे टकराती हुई कविता है। श्रीधरन जी, मनोरमा ने आपसे बिल्कुल संजीव जी, आपसे सहमत हूँ। और मैं लगभग 8-10 साल पहले इस पर जो एक लंबा लेख लिखा था इस कविता पर, उसका शीर्षक ही मैंने दिया था ब्राह्मणवाद की सभ्यता समीक्षा। तो इसी शीर्षक से मैं वो लेख लिख चुका हूँ, पूरा ऐतिहासिक संदर्भ में। इस कविता में हमारी आपकी सोच पद्धति मिल गई है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि इससे पहले मैथिली में भी, मैथिली तो छोड़िए, मैंने मैथिली से हिंदी में लिखने वाले इवन नागार्जुन तक की बात मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की कविता जो सीधा का सीधा मनुवाद और ब्राह्मणवाद को की जड़ों में जाकर के वो क्या है उसे भी सामने ला रहे हों और उस पर प्रहार भी कर रहे हों। दूसरी बात कि इस कविता के संदर्भ में आप हमेशा याद रखिए कि खास करके मंडल कमीशन के बाद, एक सेकंड आपको टोक रहा हूँ श्रीधरन जी, मुख्तार साहब आप बिना वीडियो के भी जुड़े रहे, ऑडियो हम लोग सुन लेंगे, आपको नेटवर्क इशू है, लेकिन आप बने रहे ऑडियो के साथ भी जी। और अपनी बात तो जरूर कहें मुख्तार जी। हाँ, भले आप मतलब ऑडियो के थ्रू ही, अगर नई वीडियो से जुड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज ही सुनेंगे फिर। श्रीधरन जी प्लीज। जी जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूँ, फिर मुख्तार जी को सुनेंगे। कि इस कविता में जो है 5000 साल की सभ्यता समीक्षा तो है ही, लेकिन अंबेडकर के संविधान के बाद मंडल कमीशन, और उसके बाद जिसे आप शूद्र कहते हैं, जिसे आप अंत्यज कहते हैं, वो जब शिक्षित होकर के मुख्य धारा में आने लगे, और उसके बाद का जो ये टकराव है, उस टकराव का पूरा एक परिदृश्य इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस टकराव में कोई गिड़गिड़ाने की बात नहीं है। वो क्या है, वो तो पूरा का पूरा है ही। वो किस तरह से, आपने एक पंक्ति है इसमें कि लोकतंत्र उसके लिए, मतलब ब्राह्मणों के गांव के लिए आँखी कांची है, आँख में जो मवाद होता है उसको कांची बोलते हैं। अब ऐसे ऐसे कई जो है इसमें प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। आप समझ सकते हैं कि व्यंग कहाँ से कहाँ तक जो है इस कविता में जाती है, और वो पूरे मारक क्षमता के साथ। और मुझे कई बार लगता है कि जिस मनस्थिति में ये कविता लिखी गई है, वो मनस्थिति
में जब हम जाते हैं तो आज भी, इसलिए मैंने कहा कि ये कविता बहुत सारे नए कवियों को कवि बनाने की प्रक्रिया में ले जाने वाली कविता है। मैंने इस पर विस्तार से लिखा है और इतनी लंबी कविता है और इसके इतने एस्पेक्ट हैं कि इसे एक छोटी टिप्पणी में कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि ये कविता सभ्यता ब्राह्मणवाद की, मतलब मनुवाद की सभ्यता समीक्षा भी करती है। लोकतंत्र के बाद जो चेतना दलितों में, बहुजनों में चेतना आई है, उसे भी सामने रखती है। दोनों को टकराव को भी सामने रखती है। लेकिन अंततः कवि का स्वर वही है कि भैया अब भी थोड़ा तुम झुक जाओ, समन्वय पर आ जाओ। नहीं झुकोगे तो बहुत दिन तक जो है चलने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रणनीति आई वो हम सब देख रहे हैं कि उस किस कमंडल से जो है उसे धोने का उस हासिल को ही खारिज करने की कोशिश हो रही है। 70 साल की जो हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब बहुत ज्यादा उस तरह से आपकी तरह सारगर्भित टिप्पणी नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ, सुनते वक्त अनुभव रहा। जैसे अंधेरे में हम मुक्ति बोध की पढ़ रहे थे, तो जब तारानंद जी सुना रहे थे तो कुछ कुछ मतलब संवाद की तरह से है ना, तो वो एक रिकॉल हो रहा था। जब हम ऐसे सस्वर हम पाठ करते थे मुक्ति बोध की कविता, लंबी कविता अंधेरे में, तो कुछ वो रिकॉल हो रहा था, वही चीज। मैं एक चीज जोड़ दूं, फिर मुख्तार जी के पास चलेंगे। तारानंद वियोगी ने राजकमल की जीवनी भी लिखी है, नागार्जुन पर 2-2 जीवनी लिखी है, और उनको पता है कि कवि मैं हूँ, मैं नेतृत्व करता हूँ। और ये इतना आत्मविश्वास जो है बहुत कम लोगों को होता है। इतिहास में लीक बनाने वाले कवि के पास ही होता है। मैं 4 लाइन की कविता, एक कविता है इनकी कि मैथिली साहित्य में हमर जगह, मेरी जगह, उससे 4 लाइन सिर्फ सुनाता हूँ। जहिया से आंख खोलन युवा कवि साहित्य में, जहिया से आंख खोलन युवा कवि साहित्य में, हमरे नाम सुनत रहला अनघोल निगेटिव आकी पॉजिटिव। जब से युवा कवियों ने आंखें खोली साहित्य में, तब से मेरा नाम ही सुनते रहे हैं, निगेटिव में या पॉजिटिव में। कै गोटे तो खुल्लम खुल्ला कहलन यह थिका मैथिली प्रतिनिधि स्वर। कुछ लोगों ने तो खुल करके कहा कि यही है मैथिली का प्रतिनिधि स्वर। बहुत बाद में चल क भेलन मालूम जे हम ब्राह्मण नहीं छिए, न मानवतावादी बागनक गांव में रार बनल है पजियार। मतलब बहुत बाद में कुछ लोगों को पता चला कि ये ब्राह्मणों के गांव में ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों के गांव में रार, जो एक कहावत है कि ब्राह्मण गांव में रार पजियार। मतलब ये कैसे हो गया कि ब्राह्मणों के गांव में रार जो है वो पजियार, मतलब वो बुद्धिजीवी कैसे हो गया? पजियार वो होता था जो मिथिला में जो हरि सिंह देवी जो वर्ण, वो पंजी व्यवस्था है उसका वो रजिस्ट्रार होता था। तो जाहिर है वो पढ़ा लिखा वही होता होगा जो दर्ज करता होगा सबका। तो इसीलिए पजियार शब्द यहाँ पर है। तो इसीलिए इस कवि को जो है पूरा आत्मविश्वास है कि मैं लीक बना ही नहीं रहा हूँ, लीक यहीं से भविष्य की लीक जो है शुरू होगी। तो इसीलिए मैं वियोगी जी को इसी, और जो 2000 में बौखलाहट हुई होगी वो इसी आत्मविश्वास के खिलाफ बौखलाहट होती है। दरअसल दलितों के लिए दया, आत्मदया भाव में यदि दलित हो तो अच्छी बात है, तो उसके साथ सवर्ण चेतना खड़ी हो जाती है। कई बार ऐसी कविताओं को भी, ऐसी रचनाओं को वाह वाह, एक हाल फिलहाल में एक ऐसी कविता घूमी है काफी, तो उसको तो मिल जाता है। लेकिन जब असरसन होता है तो असरसन में, और इन कविताओं को का समाजशास्त्रीय अध्ययन होना जरूरी है। मुख्तार साहब जुड़े हुए हैं मनोरमा, तो क्या हम लोग उनसे कुछ सुन पा रहे हैं हमें? फिर वियोगी जी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आप अनम्यूट कर लें खुद को, अनम्यूट करिए। वीडियो से मत जुड़े, आप अनम्यूट करें खुद को। मुख्तार साहब, मुख्तार आलम, वो उनका म्यूट भी है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए जी।
हाँ, अभी आर के परार्थी जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, मैं देख रहा हूँ। ये रामकृष्ण परार्थी हैं और अच्छा। मैथिली के दलित कवि हैं और इनका अभी संकलन आने वाला है। अरे वाह। अच्छा। और वो पूरे के पूरे दलित कविताओं का संकलन आने वाला है। और जब ये संकलन आएगा तो आप लोग देखेंगे कि कितने प्रश्न, मतलब हिंदी की जो दलित कविता है हाँ, उससे दो कदम आगे की कविता आपको आर के परार्थी की कविताओं में देखने को मिलेगी जब इनका ये संकलन आएगा। तो पहले भी इनका दो पटरियों के बीच एक संकलन आ चुका है। जी। आगे मुख्तार साहब आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ करके, या वीडियो पे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो ऑफ करके भी आप अनम्यूट करके बात करें। आप वीडियो ऑफ रखेंगे आराम से जुड़ जाएंगे। हाँ, तो आप ऑफ रखिए। और एक कविता आपसे अभी सुननी है हमें, तो आप जल्दी से, सबसे पहले कुछ और बात करने से पहले आप एक सुना दें। जी। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नहीं, आपकी लेकिन आ रही है। आप सुनाए मुख्तार जी। आपको हम लोग सुन पा रहे हैं, आप कविता पढ़ें। हाँ। ये एक दिक्कत रहेगी जो हम यदि ग्रामीण इलाकों से जोड़ेंगे जब भी, तो इस सीरीज के साथ ये दिक्कत रहेगी। और श्रीधरम जी ने आर के परार्थी जी की कविताओं में दिलचस्पी जगा दी है, तो हमें भी जल्दी इंतजार है संग्रह आए और उस पर हम लोग बातचीत करें और हम पढ़ें। और अभी भी खोज के मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी जो भी उपलब्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर एक चीज आपको याद दिलाऊं, हाँ मुख्तार साहब जी, आप अपनी कविता पढ़ें। ऐसा करते हैं मनोरमा, हम लोग अगली बार कभी मुख्तार जी को जोड़ लेंगे और अगली बार जब समय भी हो गया है, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है, तो एक कविता और मैथिली में क्या सब गौरनाथ जी लिख रहे हैं कि आर के परार्थी जी महत्वपूर्ण कवि हैं और लगातार सुन रहे हैं। आपका स्वागत है। पे आपकी छोटी टिप्पणी योगी सर। अविनाश दास जी भी सुन रहे थे, उन्होंने भी लिखा है हाँ, वाह योगी भैया जबरदस्त। हम लोगों ने पिछली बार अंतिका प्रकाशन की तरफ से मैं कविता सुना रहा हूँ। और सुनाइए जल्दी से, फिर बात करते हैं। पहले सुनते हैं आपसे। कविता का शीर्षक है जी, मैथिली में कविता। कविता का शीर्षक है जीवनक मोल। कविता का शीर्षक है जीवनक मोल। मतलब जीवन का महत्व। हिंदी सुनने वाले हैं, जीवन का मोल। सुनाए मुख्तार जी, आपकी आवाज आ रही है। असल में आजकल नेट की स्पीड बस व्हाट्सएप ठेलने लायक छोड़ दी जाती है। हाँ तो आज हम लोग मुख्तार जी को अगली बार जोड़ेंगे कहीं ऐसी जगह से जहां वो उनकी आवाज नहीं आ पा रही है और वो अथक प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल। संजीव जी, एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा। जो आज का ये जो आपका कार्यक्रम है, पिछले साल जब हम लोगों ने, योगी जी भी थे, और 7-8 एपिसोड में मैथिली में अस्मिता जो हाशिए का विमर्श उर्फ पचपनिया विमर्श किया था, उसमें मनोरमा जी भी आई हुई थी। हम लोगों ने बात लगातार जो है, तो उसके बाद आर के परार्थी और भी कुछ लोगों का संकलन आ रहा है इस बीच में। और आज के इस कार्यक्रम को मैं आपको आभारी हूँ और धन्यवाद। श्रीधरम जी, ये अच्छी बात है कि उस चर्चा के बाद जो है हम लोग आज की बातचीत से फिर ये लग रहा है कि हम लोग मतलब आगे बढ़ी है वो बात, जो पचपनिया की जो बात होती थी। हाँ, तो मनोरमा, हमने खास करके श्रीधरम जी को कहा है कि आप इस सीरीज का जो मैथिली वाला पार्ट है और भी देखें, तो उसमें जरूर जुड़ें
और लोग सुझाएं कि उसको और किन लोगों को जोड़ा जाए, तो मुझे जरूर, लगता है कि जी बस और आज जो एक है, एपिसोड अब हम संजीव जी, महिला एक कवियों को एपिसोड तो उसमें नहीं जोड़ पाए। महिला तो वो एक कमी है जिसको आगे लगता है कि ये भी हम उन आवाजों को भी यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप लोगों की भी वो है, जिम्मेदारी है कि उसको पहचाने और नहीं, फिर उनको हाँ, बहुत सारी जो है नई पीढ़ी की लेखिका, कवित्री, लेखिकाएं हैं, और माने आप ये कहिए कि बहुत बड़ी संख्या है, और गुणवत्ता, और सिर्फ जो है वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी है। और कुछ लोग तो परेशान हो रहे हैं अब कि इस तरह के की कविता क्यों लिखी जा रही है, अब क्यों जो है अंतः वस्त्र की बात हो रही है, क्यों जो है मेंस की बात हो रही है, जिन चीजों को हमने धर्म के नाम पर जो है दबा के रखा हुआ था अब तक, जो है सारी चीजें। तो ये देख करके अच्छा लगता है, सीरीज आप पूरा उस पर रख सकते हैं। एक पूरा एपिसोड होना चाहिए मैथिली की समकालीन स्त्री कविता पर। बिल्कुल बिल्कुल, वही तब, अगला तो वही हाँ, करेंगे। तब बात वो खुलेगी। तो आज की कमी पूरी करेंगे, आज एकदम से प्रतिनिधित्व नहीं है। सर आपसे 2 मिनट की टिप्पणी चाहेंगे, एक तो अभी के लेखन पे जो चल रहा है, मुख्तार जी की कविता पे, और तब एक मैथिली कविता आज जहाँ पे है, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि 2 चीजें हैं जो पूरे इतिहास में मैथिली कविता की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। 1200 वर्षों की तो ज्ञात परंपरा है। 1200 वर्ष पुराने कवि मिलते हैं जिन्होंने मैथिली में लिखी उस जमाने की मैथिली में, और उसमें एक निरंतरता भी रही। और ऐसी भाषाएं भारत में कम है, बहुत कम है, गिनी चुनी भाषाएं हैं। बाकी आपको ज्यादातर भाषाएं तो ऐसी मिलेंगी जो पिछले 300-400 वर्ष में वो पैदा हुई हैं। 1200 वर्ष में तक जिस रचना में रचनाशीलता कायम रही हो, ये परंपरा मैथिली कविता के साथ है। और इधर मैथिली कविता में जो 2 नई चीजें आई हैं, और जो बहुत बहुत नई हैं, और इसके मतलब पूरी माने 1000 वर्ष की परंपरा में बिल्कुल नई है, उसमें से एक है इसका दलित स्वर और दूसरा है इसका स्त्री स्वर। और इन दोनों चीजों को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। और लोग नहीं देख, जैसे कि आप एक लें कि मिथिला में कबीर की अपनी बहुत विशिष्ट परंपरा है, बहुत विशिष्ट परंपरा, और कबीर पंथ की एक पूरा संप्रदाय है जो एकदम पूरा मैथिल है, खांटी मैथिल, जिसको आप मैथिल संस्कृति कहते हैं ना, जो सभी मायने में जो एकदम पूरा मिथिला का संस्करण हो, तो वो कबीर पंथ में भी है। अब आप नहीं देखेंगे और उसको आप अपने इतिहास में नहीं दर्ज करेंगे तो इससे क्या वो चीज नहीं रहेगी? ऐसा अगर आप मानते हैं तो मतलब क्या कहा, दया ही किया जा सकता है आप पर। तो लेकिन लोग ऐसा मानते रहे हैं, तो पहले से भी मानते रहे हैं, तो खैर अब वो मतलब उनकी परवाह करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय को उनके परवाह की जरूरत होगी। लोग अपनी बातें अपने ढंग से, अपने कायदे से वो कहेंगे और वो सारी बातें सामने आएंगी। तो ये 2 चीजें जो है मैथिली कविता के संसार में बहुत खास हैं, और इस पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है। पुराने कवियों ने भी अपने आप को दुरुस्त किया है। पुराने कवि जो आज के दिन में है, आज के दिन में लगभग 6 पीढ़ियों के कवि लिख रहे हैं एक साथ मैथिली में। तो ये 6 पीढ़ी के कवियों में ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने 80 वर्ष से ज्यादा आयु वो पूरा कर चुके हैं। फिर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने केवल 20 साल पूरा किया है अभी। तो ये पीढ़ियां हैं। तो पुराने कवियों ने भी अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश की है। एक इसको उपलब्धि की तरह मैं देखता हूँ। वरना वो मतलब ये हमारे यहाँ कहते थे ना कि वो उसके इसमें गाह जन्मा तो वो कहा कि मतलब हम छाह में हैं। तो इस टाइप की मतलब एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है। तो वो छाह में होने वाली बात कल तक जितनी मुमकिन हो पाती थी वो आज के दिन में थोड़ी कम हुई है, धुंध थोड़ा छटा है। तो ये एक अच्छी बात है। और आने वाले समय में और ये क्या मैं अच्छी बात मैं क्या कहूँ कि अगर मैथिली को जिंदा रहना है तो फिर मैथिली जिनकी है उनको सामने आके उनकी बात को मैंने सामने लाने से ही
वो जिंदा रह सकेगी। कम से कम उसकी रचनाशीलता, जो 1200 वर्ष की जो विरासत है एक भारतीय साहित्य की, उसको अगर कल के दिन में जिंदा रहना है तो फिर वो तो जिसकी है मैथिली, सचमुच की जिसकी है, ना कि वो जिन्होंने उसको कब्जा कर लिया है। तो वो ये बात खुल के सामने आएगी तो कल के दिन में ये होना है। और ये मैथिली में की जो समकालीन कविता है वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और आपके स्त्री काल को और संजीव जी को, मनोरमा जी को बहुत आभार इस बात के लिए कि मैथिली कविता के लिए आज के सत्र की आपने व्यवस्था की और इसको इस तरीके से संयोजित किया। आज बाबा नागार्जुन का आज जन्मदिन है। दरअसल वो जेठ पूर्णिमा को जन्मे थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मेरा जन्मदिन जेठ पूर्णिमा ही है, लेकिन उस साल 1911 में जो जेठ पूर्णिमा पड़ा था वो 11 जून को पड़ा था। अच्छा, तो आज भी तो वो इस साल वो 14 जून को पड़ेगा, इस साल 14 जून को पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अगर देखें तो आज बाबा नागार्जुन का जन्मदिन है। और मिथिला की अगर कहें कि मूर्त चेतना के रूप में अगर कोई एक व्यक्ति 20वीं शताब्दी में आप किसी एक व्यक्ति को मिथिला की मूर्त चेतना बता सकते हैं तो वो नागार्जुन थे, बेशक नागार्जुन थे। और उस अवसर पर स्त्री काल ने ये आयोजन किया, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। अवसर वो नहीं है सर, अवसर है कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं बाबा नागार्जुन को लेकर के। स्त्री काल का अपना एक इन दिनों एक दूसरा स्टैंड भी है जो हाल फिलहाल में उस तरह से आया, तो उसको लेकर के भी है। हालांकि बाबा नागार्जुन का जो देन है और जो प्रसंग फुटनोट पे ही जाएगा। देन बड़ी है उनकी, उससे हम लोग इनकार नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि फुटनोट का प्रसंग अभी बहुत महत्वपूर्ण है तो इस लिहाज से तो उस अवसर पे नहीं, हम लोग एक लोक भाषा और मातृभाषा को लेकर के एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैथिली का ही आया। और मनोरमा एक सर हम लोगों ने मैंने एक फिल्म देखी थी, आप सबने भी देखी होगी, दीक्षा, नाना पाटेकर, युवा अनंत मूर्ति की कहानी। बिल्कुल। तो वहाँ जो बच्चा है छोटा, वो गोगा जो दलित पात्र है और बहुत ही अपने किस्म से वो असरसन भी करता है, तो उससे वो बच्चा कहता है कि गोगा क्या तुम मेरे बुआ को साथ दोगे, बुआ का साथ दोगे। वही मुख्य बिंदु है। आज दलित और स्त्री दो स्वर एक साथ अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मातृभाषाओं में खुद को अभिव्यक्त कर रहे और असर्ट कर रहे हैं। तो मुझे वो बिंब हमेशा याद आता है कि क्या गोगा क्या तुम मेरी बुआ का साथ दोगे, क्योंकि बुआ के खिलाफ पूरा ब्राह्मणवाद, पूरा पिता का तंत्र, पूरी पितृसत्ता खड़ी। और गौरनाथ जी ने मेंशन भी किया है टिप्पणी में कि मैथिल कविता में परार्थी, वैद्यनाथ थी, राम, मुख्तार आलम, विभा कुमारी, राम नरेश यादव आदि दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक, स्त्री समुदाय के नवीन और विश्वसनीय स्वर है। ये हमारे भविष्य हैं। तो हाँ, तो हमें लगा कि इस टिप्पणी को पढ़ना चाहिए। और हाँ, जिन नामों का जिक्र किया है उन नामों के लिए मेरी एक बार बात हुई थी नीलेश दीपक जी से भी, जो रंगकर्मी हैं, तो उन्होंने भी इस दौरान जो एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जैसे मिथिला का रंगकर्म भी बहुत जो है समृद्ध है। उसमें कुछ ऐसे नायक हैं जो कि मतलब जिनकी गाथाओं को उस तरह से नहीं लाया गया है। वो एक अलग ही लोक साहित्य का वो है जिस पर कि वो काम करे थे। मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण स्वर है जिसमें चाहे वो मुसहर समुदाय से आ रहे हों या इस तरह के नायक उन्होंने कई सारे बताए थे। हाँ, लोरिक, दीना भद्री, सलहेश, हाँ, दीना बद्री और ये सब, तो और इनके साथ साहित्य और कविता का भी स्वर जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। इन सब के बारे में भी बातचीत और जो उनका काम जो है, खास तौर पे वो स्वर जो चाहे वो नाट्य के माध्यम से हो या कविताओं के, वो है तो कविताएं ही एक तरह से, तो वो भी बाहर आना चाहिए। उसके बारे में भी ज्यादा बात होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्वर है और वो बिल्कुल वो जो मुख्य धारा का जो ब्राह्मणवादी मैथिल वो है, उससे वो अलग स्वर है। उसके शब्द अलग है, उसकी संवेदना अलग है। मुख्यधारा शब्द को हम लोग वापस ले लेते हैं, मनोरमा मुख्यधारा शब्द को वापस ले लेते हैं।
और अच्छा, जैसा योगी जी ने भी मतलब चिन्हित किया कि मुक्त, हम उसके आगे तथाकथित जोड़ देते हैं। हाँ जी। बिल्कुल और एक, तथाकथित। एक, एक आग्रह है संतोष की भोजपुरी के दलित बहुजन कविताओं और साहित्य पर भी एक चर्चा रखिए। जरूर हम लोग बिल्कुल सीरीज कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उस तरफ भी पढ़ेंगे। बहुत सुंदर कविता। संतोष जी आपसे बात करेंगे इस पर भी हम, और हम भी चाहते हैं कि हम भोजपुरी में भी इस तरह के जो आधुनिक स्वर है, उस पर मतलब किस तरह की कविताएं, और खास तौर पे हम दलित, स्त्री और अल्पसंख्यक, इन तीनों आवाजों को नए स्वरों में हम भी सुनना चाहते हैं, तो आपसे बात करेंगे इस पर हम। चलिए, एक अच्छी बात है कि एक कम से कम अपने सजग श्रोता अपने साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने हम लोगों को कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण भौंको सालो भौंको। तो ये एक अच्छी बात है कि एक सजग श्रोता हमारे साथ थे। तो अब हम नहीं लोग नहीं, बिल्कुल यही तो जो है चंदन है उनका, जी टीका है, जो बिल्कुल बिना लगाए जो है वो अपना परिचय। तो इसीलिए आप एक चीज देखिए ना कि जो दुनिया का सबसे असभ्य समाज रहा है, आप यहाँ भी देखिए, इतने श्रोता है, पाठक है, उसमें से जो है एक आ गया, और वो अपने आप को जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते रहे हैं। तो अपना परिचय किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। तो 1 घंटा 21 मिनट हो गए मनोरमा, आप बाइंड अप किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो हम अब मेरे ख्याल से अब कोई और टिप्पणी तो अभी हम मतलब नहीं खत्म नहीं, कर बस रहे हम हैं। लोग धन्यवाद कहें योगी जी, और काफी समय से सबके जी बने रहे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा हो गया, इसी और तरह अब थोड़ा सा अफसोस रहा कि हम एक और कविता मुख्तार जी से सुनते, वो नहीं सुन हाँ, पाए। हाँ, रघुनाथ मुखिया जी का और नहीं रघुनाथ जी से बिल्कुल नहीं सुन पाए, उसका अफसोस है, लेकिन हम फिर इसकी शुरुआत बड़ी भरपाई अच्छी रही करेंगे। उनके द्वारा जी। हाँ, भरपाई करेंगे, किसी और दिन हम जुड़ेंगे, और बाकी और जैसे श्रीधरम जी ने कहा, हम और आवाजों को, और जो और वियोगी जी ने भी जो कहा, तो हम उन सब चीजों, जो दलित स्वर है, जो स्त्री चेतना है, उन सब की कविताओं पर भी हम। विनय जी, ब्राह्मणों के अलावा सजग होता कौन है? विनय कुमार सिंह का सवाल है कि बाकी लोग क्या सजग श्रोता नहीं है? ब्राह्मणों के अलावा और कौन सजग होता है? कालीचरण जी ने बता दिया, आपने तो कुछ ऐसा बताया नहीं, तो इसलिए हमने उनको सजग श्रोता, आज के सजग श्रोता और दर्शक का ये तमगा दिया है जी। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, खासतौर पर श्रीधरम जी, तारानंद जी, मुख्तार जी, और आप सभी का जो बने रहे, जिनकी कविताएं हमने सुनी, टिप्पणी सुनी, और साथ में जो दर्शक हमें सुन रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम फिर कल मिलते हैं किसी और चर्चा पर। शुक्रिया। नमस्कार।